नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बनने के कारण क्या होते हैं, ये किस कारण से ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, क्या क्या फैक्टर इसमें होते हैं, रिस्क फैक्टर, और अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ब्लड क्लॉट को ठीक करने वाली दवा क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन के बारे में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ब्रांड आते हैं, इन्हें लेने का सही तरीका क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, कौन कौन इसे ले सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के समय में हार्ट डिसीज के प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लगभग पहले ये माना जाता था कि ओवर 60 इयर्स ऑफ एज में हार्ट से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में 30 इयर्स की एज में भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं, और हार्ट में ब्लड क्लॉट बनना या ब्लॉकेज बनने जैसी समस्याएं देखी जा रही है, जिसके पीछे का कारण है आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो उसी में से एक कारण है ब्लड क्लॉट बनना। तो हम ब्लड क्लॉट क्यों बनते हैं इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो उसके जो सबसे बड़े कारण है उसमें है पहला इंजुरी। किसी भी तरह की अगर इंजुरी हो जाती है इंटरनल, और जिसके कारण सर्जरी भी हो सकता है, कई बार सर्जरी की वजह से भी जो ब्लड वेसल्स होती है वो इंजर्ड हो सकती है और वो अपनी हीलिंग के दौरान ब्लड क्लॉट बना सकती है। दूसरा कारण है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाना इंटरनल जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि वल्व्यूलाइटिस, जो कि हार्ट के वॉल्व में सूजन की स्थिति होती है। दूसरा है एन्यूरिज्म, जो कि लगभग एओर्टा यानी कि महाधमनी, ब्रेन और घुटने के पीछे के हिस्से में और इंटेस्टाइन और स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। एन्यूरिज्म के दौरान भी देखा जाए तो डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड फ्लो, और एक रप्चर्ड ब्लड वेसल्स की हील होते समय भी ब्लड क्लॉट अंदर बनने का खतरा होता है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे रिस्क पैदा कर सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं या इन फ्यूचर कभी कभी एक्वायर्ड हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनमें की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का लगातार बढ़े रहना, ये भी कारण होते हैं जो ब्लड क्लॉट बना सकते हैं। फिर मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ब्लड क्लॉट का कारण बन सकती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन है, स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एचआरटी। तो इन सब मेडिसिन में भी देखा जाए तो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने के खतरे होते हैं। सबसे ज्यादा और आम कारण है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसमें कि इंक्लूडेड है आपकी दिनचर्या कैसी है, ओबेसिटी, एज, वेट, स्मोकिंग, फूड हैबिट, वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप जैसा खाएंगे, जैसी आपकी दिनचर्या रहेगी, उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, जिसमें कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, वर्कआउट कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण ब्लड ब्लॉकेज होने के चांसेस यानी कि क्लॉट बनने का खतरा हो सकता है। एज में देखा जाए तो मोस्टली ओवर 60 इयर्स ऑफ एज में ब्लॉकेज के खतरे बढ़ते हैं। फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए तो कई बार ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं कि अगर परिवार में किसी को है तो आपको होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि एक जेनेटिक ये की तरह ये डिसऑर्डर्स भी माना जाता है। अगला फैक्टर है प्रेगनेंसी में। महिलाओं को क्या होता है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो थोड़ा रेज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड जो ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी खुद से उनको बढ़ा देती है। उस वजह से भी कई बार ब्लड क्लॉट बनने के खतरे बढ़ जाते हैं। और अगला कारण है कोविड 19। कोविड 19 में देखा हमने कि ये वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत देखे गए हैं, और इसका रिस्क भी है। तो ये थे सारे कारण पॉसिबल जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। अब अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं उनमें है आर्टीरियल एम्बोलिज्म, जिसमें कि ब्लड आर्टरी से होता हुआ किसी ऑर्गन की तरफ जाता है,
तो उस एरिया को ये ब्लॉक करने के रिस्क बढ़ा देता है, तब उस कंडीशन में आर्टीरियम एम्बोलिज्म बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जब ब्लड वेन से जो कि हार्ट की तरफ वापस ब्लड को लेके जाती हैं, उनसे ब्लड क्लॉट होता हुआ हार्ट की तरफ जाता है। ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज्यादातर पैरों और बाहों में देखा जाता है। हार्ट के पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अगर डैमेज हो गई तो उनकी हीलिंग यानी कि रिकवरी के दौरान भी ब्लड क्लॉट बनने का खतरा हो जाता है। फिर एक कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जब ब्लड क्लॉट वेन से होता हुआ हार्ट और फिर लंग्स की ओर यानी कि हमारे फेफड़ों की तरफ जो ब्लड सप्लाई है उसकी तरफ जाता है और उधर ब्लॉकेज होने के खतरे को बढ़ाता है, तब उस कंडीशन में इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। फिर है स्ट्रोक। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन जाने की वजह से ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उस कंडीशन में इसे स्ट्रोक कहा जाता है। एक कंडीशन होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जहां पर भी आइटिस लगा होता है इसका मतलब होता है सूजन, यानी कि ब्लड क्लॉट की वजह से अगर किसी वेन्स में सूजन आ रही है तब उस कंडीशन को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। अब ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो इसके लक्षण क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये लोकेशन के आधार पर अगर इसे देखा जाए तो इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि बात करें आर्म्स और लेग्स यानी कि हमारे पैरों के और बाहों के स्थितियों पर इसका क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग या गर्माहट महसूस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में क्या क्या सिम्टम्स इसके डेवलप हो सकते हैं अगर ये लोकेशन ब्रेन की देखी जाए, तो इसमें ट्रबल स्पीकिंग यानी बोलने में कठिनाई होना, धुंधला दिखाई देना, अचानक अत्यधिक तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, चेहरे, हाथों या पैरों में कमजोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड ब्लॉकेज की तरफ इंडिकेट करते हैं। फिर चेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चेस्ट यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है। अगर हार्ट के एरिया के पास है तो वहां पर चेस्ट पेन या अपर बॉडी पार्ट्स में पेन, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में कठिनाई होना, पसीना बहुत ज्यादा आना, जी घबराना, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि वोमिटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये चेस्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज का हो सकता है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये लंग्स की तरफ भी होता है। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इंक्रीज हार्ट बीट, स्वेटिंग या फीवर भी आ जाता है। कई बार कफिंग के दौरान जो है तो आपके खांसी में खून यानी कि ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि ये कैसे पता लगाते हैं कि आपको ब्लड क्लॉट है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है फिजिकल एग्जाम एंड डिस्कशन। इस कंडीशन में आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन आपसे आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। इन सब चीजों के आधार पर आपका करंट सिचुएशन क्या है, क्या मेडिसिन चल रही है, इन सब चीजों के आधार पर देखते देखते हैं तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि ब्लॉकेज के संकेत हैं कि नहीं। दूसरे स्टेप में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में इवेल्युएशन किया जाता है। तीसरे स्टेप में इमेजिंग यानी कि कुछ चीजें ऐसी देखी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं जिसमें जरूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड या कंप्यूटेड टेमोग्राफी यानी सीटी की। तो इनके आधार पर ये आपके ब्लॉकेज के पता लगाया जाता है। तो हमने देख लिया कि ब्लॉकेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर भी इसमें शामिल है। तो आमतौर पर जो पेशेंट एज है मोर देन 40 हैं या मोर देन 60 हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के बीपी को मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होती है। उनके कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये मेडिसिन तो चलती ही हैं। साथ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, ब्लड आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है और ब्लॉकेज बनने के खतरे बहुत ही ज्यादा हैं, उस कंडीशन में एक मेडिकेशन दी जाती है जिसमें की है क्लोपिड्रोजेल विथ एस्पिरिन। ब्लड क्लॉट अगर बन जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपके डॉक्टर अक्सर जिन लोगों को एज ज्यादा है, मोर देन 40 है या 60 से ज्यादा है, उन लोगों में फ्यूचर में ब्लड क्लॉट ना बनने पाए, किसी प्रकार का कोई हार्ट से रिलेटेड खतरा ना आए, उसके कारण बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। उनमें से एक मेडिसिन है क्लोपिड्रोजिल या फिर एस्पिरिन, या फिर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है क्लोपिड्रोजिल विथ एस्पिरिन कॉम्बिनेशन। बहुत सारे ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है। हम जान लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, ब्लड में कैसे ये काम करती हैं। तो क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन दोनों ही एक तरह से एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी दिखाती हैं, यानी कि ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से होता है। तो इन प्लेटलेट को चिपकने से आपस में रोकने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है।
तो क्लोपिड्रोजेल कैसे काम करती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्लोपिड्रोजेल एक प्रो ड्रग है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज हो जाके ये एक्टिव फॉर्म में आती है, और यह मेटाबोलाइट्स क्या होता है, बाइंड होता है P2Y12 रिसेप्टर जो कि प्लेटलेट में होता है, और इसके कारण ये एडीपी को चिपकने से रिसेप्टर्स में चिपकने से रोकती है, और इसकी वजह से जो ग्लाइकोप्रोटीन जीबी सेकेंड बी थर्ड ए कॉम्प्लेक्स बनता है और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, वो इनिबिट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड में किसी तरह की प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं होने पाती, ओवरऑल ब्लड की थिनिंग भी होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव होता है और ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस कम होने लगते हैं। तो क्लोपिड्रोजल ओवरऑल ब्लीडिंग टाइम को भी डिले करता है, और साथ ही ये क्लॉट को बनने से रोकता है, और साथ में जिन लोगों को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, या रिसेंट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, या रिसेंट में स्ट्रोक आया है, या किसी प्रकार की पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज है, ऐसी कंडीशन अगर डॉक्टर को सस्पेक्टेड लगती है या चल रही है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में ये देना कंपलसरी होता है। दूसरी दवा है एस्पिरिन, जो कि एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी और साथ में ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि पेन किलर की तरह दोनों काम करती है। जब ये इसको लो डोज में दिया जाता है तो अपनी ये एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी को शो करती है, लेकिन हाई डोज में ये एक तरह से एनाल्जेसिक की तरह काम भी करती है, जो कि दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लो डोज में ही दिया जाता है इसको आपके ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड रिस्क को बचाने के लिए। तो ये कैसे काम करती है, तो एस्पिरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, थ्रोम्बोक्सोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, क्योंकि यही रिस्पांसिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो एस्पिरिन क्या करती है, इरिवर्सिबली बाइंड होती है एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज 1 से, जो कि एक प्रीकर्सर होता है थ्रोम्बोक्सोन, जो कि प्लेटलेट के साथ है ये एक्शन दिखाता है, और इसकी वजह से थ्रोम्बोक्सोन सिंथेसिस जो होती है, तो ये एस्पिरिन इसको रिड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन भी रिड्यूस होता है, और ओवरऑल जो है तो ब्लड क्लॉटिंग होने के रिस्क कम होने लगते हैं। तो क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन को साथ में देने से काफी बेनिफिट होते हैं। ये दोनों मिलकर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी दिखाती हैं, साथ ही आपके किसी भी तरह का रिस्क जो होता है ब्लॉकेज होने का उसको रोकती हैं, ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं, जिससे जो इन फ्यूचर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी समस्याएं का रिस्क होता है उसको ये कम कर देती हैं। क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन ब्रांड नेम से आते हैं, जिनमें की मुख्य कॉम्बिनेशन है जैसे कि क्लोपीटेप A75, फिर है सेरुविन ए, क्लोपिकाइंड, फिर है फ्लोथिन, एप्क्लोपिड, क्लोपिलेट A75। तो ये ब्रांड आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, और ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही इसे लेना चाहिए, और जो ब्रांड आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही ब्रांड लेना चाहिए। ब्रांड बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि ये ऐसी समस्या होती है कि इसमें आपको डॉक्टर से एडहेयर होकर रहना पड़ता है, डॉक्टर से प्रॉपर टच में रहना जरूरी होता है, डॉक्टर की एडवाइस माननी होती है, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह माने, और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली जो ब्रांड बताएं, जो डोज बताएं, उस हिसाब से लेना इसे जरूरी होता है। क्लोपिलेट A75 जैसी मेडिसिन जो क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन की कॉम्बिनेशन है, इन्हें हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए, और ये लंबे समय तक चलने वाली दवाइयां हैं, जिनमें डॉक्टर का परामर्श और डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन टाइम टाइम पर जरूरी होता है, क्योंकि इन दवाओं के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि ब्रूजेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, या कि कहीं घाव लग जाता है तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको रेगुलर डॉक्टर से संपर्क बना के रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, और इन्हें ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, प्रॉपर वर्कआउट करें, अपना डेली रूटीन सेट करें, तो काफी हद तक इसके रिस्क कम हो सकते हैं, और जो डॉक्टर मेडिकेशन बताते हैं उनमें एडहेयर रहें, उनको फॉलो करें, तो आप काफी खतरे से बाहर रहें।